देख भाई कालू, तूने पैसे लिए हैं तो तुझे पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे। लेकिन मुखिया जी, इतनी अचानक से मैं कैसे पैसे दे सकता हूँ? आप तो जानते ही हैं हमारी फसल खराब हो चुकी है। अरे क्या बार बार बहाने करता रहता है? तेरी वो जमीन ही बंजर है, हर साल उसमें फसल होती ही नहीं है, नाम मात्र की फसल होती है। तूने उस जमीन को रखा ही क्यों है? बेच दे। मालिक घर पे नहीं है, इसीलिए मैं उनकी जगह आया हूँ। देखो, मालिक ने कहा है पैसे अगर ये ना दे तो चीर फाड़ करके खा जाना इसे। देख कालू, क्या कह रहा है ये चील? तू बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। ऐसा कर, चुपचाप पैसे दे दे। तभी वहाँ बिजली आ जाती है। मुखिया जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। ऐसा थोड़ी होता है, अगर हमारे पास पैसे नहीं है अभी तो मैं पैसे कहाँ से दे दूँ? चलो जी, इस पंचायत में फैसला नहीं होने वाला है। कालू को लेकर बिजली चली जाती है। मुखिया मन ही मन कहता है, अच्छा तो ये बिजली भरी पंचायत में मुझे अपमानित करके गई है, मेरी बातों को नहीं माना है। कोई नहीं बिजली, आज तुझे पता चल जाएगा मुखिया का अनादर करने का क्या होता है फल। बिजली और कालू घर आते हैं। अरे बिजली, तूने ऐसा क्यों किया? भरी पंचायत थी, कितने सारे पंछी वहाँ पर थे, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजी चुप करो, मैं परेशान हो गई हूँ इस पंचायत से। इस पंचायत में सिर्फ सेठ की मनमानी चलती है और वो बाज मुखिया, वो तो कभी गांव के पंछियों की तरफ ध्यान ही नहीं देता। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब न्याय हम खुद करेंगे। अरे बिजली, तुम्हें लग नहीं रहा है कुछ ज्यादा बोल रही हो? नाम तुम्हारा बिजली है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिजलियाँ गिरा सकती हो। अजी चुप करो, आप तो एक जरा भी हिम्मत नहीं करते हो, बहुत डरपोक हो, कुछ नहीं होगा। आखिरकार दोनों खा पी कर सो जाते हैं। जब रात आधी हो जाती है, अचानक से बाहर से आवाज आती है। अरे ओ कालू, जरा बाहर आ तो। बिजली रानी, तुम भी बाहर आओ। कालू जग जाता है। अरे बिजली, लगता है बाहर कोई है। अरे कोई नहीं, मुझे तो मुखिया ही लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है, जाना तो पड़ेगा ना। देखते हैं क्या बात है। हाँ हाँ, देखते हैं और क्या। तभी कालू और बिजली के तीनों बेटियां जग जाती हैं। पिताजी, कौन है बाहर? अरे तुम लोग परेशान मत हो, तुम लोग चुपचाप सो। कालू और बिजली बाहर आते हैं। अरे मुखिया जी, इतनी रात गए? मुखिया अपने साथ चील को लेकर आया हुआ था और चील अपने साथ एक चील दोस्त को। हाँ, मैं यहाँ आया हूँ अपने अपमान का बदला लेने। दिन में तेरी बीवी ने सबके सामने मुझे अपमानित किया और मेरी बात नहीं मानी है। ये कैसी बात है मुखिया जी? आप तो मुखिया हैं इस गांव के, और अगर कोई गलती हुई है तो हमसे क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो अभी तुम्हें गलती का एहसास हो रहा है, कोई बात नहीं है। अरे ओ चील, तेरा मन कौवा खाने को खूब था ना? हाँ मुखिया जी, बहुत मन कर रहा है और रोकने वाले मालिक भी नहीं है। मैंने तो अपने इस दोस्त को भी बुलाया है। मैंने इसे कहा पार्टी है, तो फिर देख क्या रहा है, एक कौवा है एक कौवी है, पार्टी मना ले। बिजली जल्दी से घर से एक डंडा ले आती है। अच्छा, तुम लोगों की पार्टी मैं मनाती हूँ, ठहरो। अरे बिजली, तू चील से लड़ेगी? तुझे लगता है इस डंडे से हमें रोक पाएगी? बिजली कोशिश तो करती है, लेकिन एक बाज और दो चील के सामने कौवे क्या टिकेंगे। थोड़ी ही देर में चील बाज दोनों को मार डालते हैं और दोनों को खा जाते हैं। खिड़की से ये सारी चीजें कालू और बिजली की बेटियां देख रही थी। तो चील, मजा आया, कौवा खाया तुमने? हाँ, बहुत दिनों बाद मुखिया जी। भला हो मेरा मालिक दूसरी शहर गया है, वरना मालिक तो कभी नहीं खाने देते, सिर्फ झूठ मूठ का डराते रहते हैं। ये खा जाएगा तुझे, वो खा जाएगा तुझे, कभी नहीं खाने देते
पंछियों को। इतने समय बाद मैंने खाया, मजा आ गया मुखिया जी। तभी बाज की नजर उसकी तीनों बेटियों पर पड़ती है। अरे अरे, यहाँ तो 3 और हैं। निकलो निकलो, इधर आओ जरा तुम तीनों। तीनों डरी सहमी बाहर आती हैं। और चील, और खाना है क्या? अरे नहीं मुखिया जी, एकदम पेट फुल हो गया है, अभी नहीं खाना है मुखिया जी। बोलो तो इन्हें बांध कर ले जाऊं, कल खा लूंगा। अरे नहीं, चलो छोड़ो, जितना हो गया उतना ही काफी है। अरे तुम तीनों जल्दी से ये घर छोड़कर निकलो, भाग जाओ यहाँ से। ये घर हमारा है और कल तक इस घर में नजर नहीं आना। इतना कह के बाज और दोनों चील वहाँ से चले जाते हैं। तीनों बच्चियाँ खूब रोने लगती हैं। फिर अपने माता पिता के बचे खुचे शरीर को ले जाकर अपनी बंजर जमीन में गाड़ देती हैं। दीदी, अब खाना कहाँ से मिलेगा? मुझे भूख लगी है। अरे मैं देखती हूँ, गांव में कोई तो खाना जरूर दे देगा। कालू की बड़ी बेटी मुनिया पहुँचती है भैरव कौवा के घर। भैरव काका, मुझे कुछ खाने को दे दो, हमारी बहनें भूखी हैं। अरे तू जा यहाँ से, मैंने सब सुना। बाज, मुखिया और चील ने क्या किया है, हमें डर लगता है कहीं वो हमारे घर न आने लगे। तू हम लोगों के पास मत आया कर, इस गांव में कोई भी तुझे जगह नहीं देगा, तू यहाँ से जा। भैरव उसे भगा देता है। फिर वो बैद उल्लू के पास पहुँचती है। काका, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे कालू की बेटी है ना तू? हाँ, मैंने सुना कल रात तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ। देख बिटिया, बाज मुखिया से कोई नहीं सकता है, तू बेकार में ही इस गांव में है। तू चली जा अपनी बहनों को साथ लेकर किसी और गांव में, और नहीं तो तेरी जो बंजर जमीन है उसमें ही रह, वहाँ से बाहर ना निकल। वो बाज अगर तुझे देख लेगा तो कुछ भी कर सकता है। सुनकर वापस आ जाती है मुनिया जब अपने खेत पर आती है तो देखती है कि खेत में छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं। मुनिया इंतजार करने लगती है। अरे मैंने तो कोई बीज नहीं बोया था, ये खेतों में छोटे छोटे पौधे कैसे उगाए? तभी वो दोनों बहनों के पास जाती है। मुनिया ने दोनों बहनों को कहा, सुनो, हमें यहीं पर किसी तरीके से एक झोपड़ी बना लेनी है, हम इसी खेत में रहेंगे। दीदी, लेकिन हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? अरे सब मिलकर किसी भी तरीके से बना लेंगे। और तीनों मिलकर एक झोपड़ी बना लेती है। अगले दिन जब मुनिया जगती है तो देखती है कि पौधे बड़े हो गए हैं और उसमें अंडे फले हैं। अरे अंडों के तो फल नहीं होते, ये फसल कैसी है? यहाँ तो अंडे उगे हैं। दीदी, मुझे ना कल अंडा खाने का मन कर रहा था, मैंने मन ही मन बोला, बाबा मुझे जिंदा होते तो अंडा खिलाते। देखो आज अंडे उगे हैं, इसका मतलब है बाबा और माँ हमारी मदद कर रहे हैं मरने के बाद भी। लेकिन हमें ना इसका उपाय करना होगा। जल्दी से एक आमलेट तैयार करती है और वो तीनों बहनों को देती है। तीनों बहनें खाकर बेहद खुश थी। दीदी, ऐसा करे हम अंडे बेचे बाहर? अरे नहीं, हमें गांव में घुसने की इजाजत नहीं है, ये जगह गांव के बाहर पड़ता है, यहाँ से बहुत सारे गांव वाले गुजरते हैं। हम यहीं पर एक ढाबा खोलेंगे, आमलेट वाला ढाबा, और यहाँ आमलेट और उसके साथ रोटियाँ ब्रेड बेचा करेंगे। दीदी, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे वो मैंने सोच रखा है, तुम दोनों यहाँ चुपचाप घर में रहो। मुनिया छिपते छिपाते पहुँचती है बैद काका के पास और बैद काका को सारी बात बताती है। बात तो अच्छी है बिटिया, लेकिन अगर तुझे अंडे बेचने हैं और वो भी बाज की नजर से बच के, तो तुझे जाना होगा मीनू मौसी के पास, वही उपाय बता सकेगी। मुनिया मीनू मौसी के पास जाती है। अरे मुनिया, तू यहाँ आई है? अरे छिपके तो आई है ना, वरना मेरी भी जान चली जाएगी। नहीं, मैं छिपकर ही आई हूँ। मुनिया को सारी बात बताती है। मीनू मौसी कहती है, ठीक है, मैं कल उधर से गुजरूंगी,
तू अपनी टोकरी तैयार रखना, मैं शहर में ले जाकर बेच दूंगी और जो मुनाफा होगा आधा आधा होगा, ठीक है ना? हाँ मौसी, मुझे सब मंजूर है, मुनिया कहती है। जिसके बाद मीनू मौसी अगले दिन उसके खेत की तरफ से गुजरती है और टोकरी में भरे अंडों को ले जाती है। बेचकर शाम को वापस आती है, आधा पैसा दे देती है। धीरे धीरे मुनिया के पास इतने पैसे हो गए थे कि मुनिया ने अब अपना ढाबा खोल लिया। जंगल के आने जाने वाले पंछियों का रास्ता वही था और ऐसे में खूब बिक्री होती थी। ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा और तीनों बेटियां भी अब बड़ी हो चुकी थी, पैसे भी उनके पास खूब आ चुके थे। एक दिन वहाँ से मुखिया बाज गुजरता है। मुखिया बाज बूढ़ा हो चुका था। अरे, मैंने सुना है कालू की तीनों बेटियों का ढाबा यही है। उसके साथ चील भी था। हाँ मुखिया जी, यही है वो ढाबा जिसके माता पिता को आपने मारा था। अरे वो तो गई बात हो गई, कितने साल हो गए हैं। चल इस ढाबे में कुछ खाते हैं, चलो। दोनों उस ढाबे में पहुंचते हैं। मुनिया उसे पहचान जाती है और फिर तीनों बहनें खूब पिटाई करती है बाज की। घायल बाज किसी तरीके से वहाँ से भागता है और भागते भागते एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसके बाद गिरकर वो कहराने लगता है। अरे गांव के पंछियों, कोई मेरी मदद करो, कोई तो आओ इधर। लेकिन सारे पंछी देखकर भी वहाँ से गुजर जाते हैं। कोई भी बाज की मदद नहीं करता है। बाज तड़प तड़प कर मर जाता है। अरे नास बेटे, तुझे तो अपने कर्मों की सजा मिलनी ही थी। हम तो बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे कब तुझे सजा मिले। आज तुझे तेरे कर्मों की सजा मिली है। और बाज के मरने से गांव में शांति आ जाती है। अरे भाई, अचानक से ये ठंड बहुत बढ़ गई है, जल्दी से घर पहुंचना है। जंगल में उड़ रहा था कालू कौवा। कालू कौवा अपने मौसी के घर से वापस अपने घर आ रहा था। तभी उसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये कौन रो रहा है? आवाज की तरफ आगे बढ़ता है तो देखता है एक पेड़ के नीचे एक नीली चिड़िया है। अरे आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हैं और रो क्यों रही हैं? अरे मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं अब मरने वाली हूँ। मेरा कोई भी नहीं है। मेरे पास एक जादुई घड़ा है। मैं सोच रही हूँ वो घड़ा किसे दूँ। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरी अगर संतान होती तो मैं उसे जादुई घड़ा दे देती। अरे कोई बात नहीं है, अब आपकी संतान नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं? आप बताओ, आपको कुछ खाना पीना है, आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो वो मैं पूरी कर दूं। नहीं बेटा, मेरी कोई खास अंतिम इच्छा नहीं है, लेकिन अगर कुछ खाने का है तो वो दे दो। अब मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, ये मूंगफलियाँ हैं। ठंड का मौसम है ना, तो मैं मूंगफली लेकर चला था अपने झोले में। ये लो 4 मूंगफलियाँ, खा लो। वो पंछी 4 मूंगफलियाँ खा लेती है। अब मैं जाऊंगी। मुझे लगता है जैसे तुम ही इस जादुई घड़े के असली वारिस हो। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई जादुई वादुई घड़ा नहीं चाहिए। मैं शांति से जीना चाहता हूँ। नहीं बेटा, जब तक कोई इस मटके को नहीं लेगा तब तक मैं प्राण भी नहीं त्याग सकती। अरे बूढ़ी अम्मा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इस मटके को स्वीकार कर लेता हूँ। अब अचानक से आंखें बंद कर लेती है नीली चिड़िया। अरे लगता है ये तो मर चुकी है। अब इनका दाह संस्कार कर देता हूँ और चलता हूँ आगे। और उस बूढ़ी नीली चिड़िया का दाह संस्कार करके कालू मटका लेकर आगे बढ़ जाता है। मटका लेकर घर पहुँचता है। अरे ये क्या लेके आए हो? इसमें कुछ मेरे लिए उपहार है क्या? अरे नहीं बिजली रानी, रास्ते में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बाद मुझे ये करना पड़ा। और रास्ते की सारी बात बिजली को बताता है।
अरे तो ये तो जादुई घड़ा है, फिर इसकी जादुई शक्तियाँ क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। अरे मैंने नहीं पूछा, मुझे लगा कि छोड़ो हटाओ, हमें तो मेहनत पर भरोसा है। इस जादुई वादुई चीज से हमें क्या मतलब। अरे तुम तो पगले हो। एक जरा सा मैं देखती हूँ। एक जादुई घड़ा, मुझे अच्छी सी एक सोने का हार दे दो। जादुई घड़े ने एक हार दे दिया। अब घड़े से आवाज आई, मुझे खाने के लिए एक मुर्गी दो। अरे ये कैसा घड़ा है, इसे तो खाने के लिए मुर्गी चाहिए। अरे कोई नहीं, मैं एक मुर्गी दे देती हूँ। सोने का ये चमचमाता हुआ हार है। बिजली एक मुर्गी लाकर दे देती है। अब समझ में आया, इस जादुई घड़े से आप कुछ भी मांग सकते हो। देख बिजली, तूने एक बार मांग लिया, ठीक है। मुझे ये जादुई घड़ा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कुछ देता है तो कुछ लेता भी है, और ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने मेहनत पर यकीन रखना चाहिए। तुम इन सारी चीजों को भूल जाओ और इस घड़े को पीछे बगीचे में मिट्टी में दबाओ। अजी चुप करो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता है। तभी बाहर बंधी हुई बकरी चिल्लाने लगती है। बकरी की आवाज सुनकर कालू बाहर निकलता है। अरे बिजली, इसे दाना पानी नहीं दिया है क्या? देखो प्यारी कैसी मुरझाई हुई लग रही है। अजी खूब दिया है दाना पानी। आप भी ना प्यारी 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 के ही पीछे पड़े रहते हो। आओ जरा खाना खा लो, कढ़ी भात बनाया है। अच्छा अच्छा, अभी आया। कढ़ी चावल खाता है कालू। कालू खेतों पर काम करने के लिए चला जाता है। इधर बिजली के मन में अभी भी जादुई घड़े का सवाल था। उसने जादुई घड़े से कहा, जादुई घड़े, मुझे ना ढेर सारा सोना चांदी दे दो, खूब सारे धन दौलत दे दो। जादुई घड़े से एक तेज रोशनी निकलती है और खूब सारे धन दौलत से कमरा भर जाता है। मुझे चाहिए 2 मुर्गियाँ और एक बकरी। अरे ये क्या कह रहे हो? 2 मुर्गियाँ तो मैं फिर भी दे दूं, बकरी दूंगी तो कालू जी तो मुझे खा ही जाएंगे। मुझे चाहिए, वरना मैं बहुत बुरा कर सकता हूँ। बिजली डर जाती है। कहीं से 2 मुर्गियाँ लाकर दे देती है और प्यारी को भी दे देती है। तीनों ही घड़े के अंदर समा जाते हैं। शाम को जब कालू घर वापस लौटता है, अरे ये क्या? प्यारी तो बाहर नहीं है, कमरे के अंदर देखता हूँ। जब कमरे के अंदर पहुँचता है तो ढेर सारा धन दौलत देखता है। अरे बिजली, तूने ये क्या किया? मुझे सब समझ में आ गया। तूने ये धन दौलत घड़े से मांगा है ना? हाँ जी, देखो हमारे पास कितनी दौलत आ गई है। तू बिजली बहुत बड़ी गलती कर रही है। तूने हमारी प्यारी को दे दिया ना? हाँ अरे बिजली, क्या हो गया है तुझे? तू पागल हो गई है, लालच में अंधी हो गई है। नहीं नहीं, अब मत रो, अब मैं तुम्हारी ही बात सुनूंगी, कुछ नहीं करूंगी। अरे इसे कपड़े से ढको और इसे दूसरे कमरे में रखो। अब इस मटके से कुछ नहीं मांगोगी, याद रखना। नहीं नहीं, नहीं मांगूंगी, आप परेशान मत हो। और फिर कालू सोचने लगता है, इस ठंड में बहुत सारे पंछी परेशान हो रहे हैं। क्यों न मैं अंडा डोसा का एक ढाबा ही खोल लूं। सारे पंछियों को खाने को गरम गरम अंडा डोसा तो मिलेगा, पंछी आराम से खा सकेंगे। और उन्हीं पैसे से वो एक ढाबा खोल लेता है, जिसमें सारे पंछी धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। अरे मीनू के बगैर डोसा, हाँ मुझे भी दे। अरे आओ मौसी, तुम्हारा ही इंतजार था, ये लो। तभी वहाँ टीकू बत्तख पहुँचता है। अरे भाई कालू, बड़ा माल छान रहा है तू। आखिर रातों रात अरबपति कैसे बन गया? मालिक, मुझे तो पूरी दाल काली लगती है मालिक। चील तू गलत नहीं कह रहा है, कुछ तो जरूर है कालू। अरे नहीं भैया, कुछ भी नहीं है ऐसा, आप परेशान मत हो। क्या खाओगे? अंडा डोसा दूं? इस गांव का सबसे स्पेशल है। हाँ दे दे, खिला दे। अरे टीकू, तू तो हर एक जगह मुंह मारने आ जाता है। अरे मौसी मुझौसी, कैसी हो? तुम्हें तो मैंने देखा ही नहीं।
हाँ हाँ, आँख में तो बिन्नी गई है, कहाँ से देखेगा मुझे। अरे मौसी, पता करो जरा, आखिर इस कालू कलमुहे के पास पैसे कहाँ से आए? अबे नास पीटे, खाना खा और निकल यहाँ से, मेरे पास क्या काम धंधा नहीं है। अरे मौसी, तुम तो घर घर की मौसी हो, तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। इतना कह के टीकू अंडा डोसा खाकर वापस आ जाता है। मालिक, मुझे भी लगता है कुछ जादुई चीज हाथ लगी है। हाँ, कुछ तो जरूर है। 2 दिन बाद मीनू मौसी पहुँचती है। अरे टीकू, तू तो सच कह रहा था। हाँ मौसी, मुझौसी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी और सच बताओगी। मौसी ने सारा सच बता दिया। मैं गई थी, मैंने बिजली से घुमा घुमा कर पूछा तो बिजली ने आखिर मुझे सच बता दिया। अरे वो तो बेवकूफ है, उस घड़े को ढक के रख रहा है। अरे क्या मांग लेगा? मुर्गी मांगता है, बकरी मांगता है, हम दे देंगे, उससे बड़ी बड़ी चीजें मांग लेंगे। चलो उस घड़े को लेकर आते हैं, अभी उसके घर में कोई नहीं होगा। टीकू और चील उस घड़े को चुरा कर घर ले आते हैं। अब टीकू उस घड़े से कहता है, ओ घड़ा, अब मुझे बहुत सारा धन दौलत दे दो। घड़ा बहुत सारा धन दौलत जादुई शक्ति से ला देता है। मुझे ये चील चाहिए। मालिक, ये क्या कर रहे हो? मालिक, ये तो मुझे मांग रहा है। अरे नहीं नहीं घड़े, इसके अलावा तू कुछ भी मांग ले, इस मीनू मौसी को दे देता हूँ। अरे कमीना, मैं भाग रही हूँ, चलो फुर। अरे मालिक, मैं भी जा रहा हूँ। अरे घड़े माफ कर दे मुझे, मैं अब तुम्हें ही खाऊंगा। तुम मुझे कुछ नहीं दे पा रहे हो, अगर आधे घंटे के अंदर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब यहाँ ये सब कुछ चल ही रहा था कि वहाँ से एक साधु बाज गुजर रहा था। उसने ये आवाज सुनी, वो वहाँ पहुँचा। अरे कौन इस जादुई घड़े को ले आया है? ये तो एक शापित जादुई घड़ा है, जो देगा उससे कई गुना ज्यादा मांग लेगा। हाँ, अरे मैं लालच में पड़ गया था महाराज, माफ कर दो मुझे, बचा लो इस घड़े से। अच्छा चलो, इस घड़े को जंगल के बीचों बीच दबा देते हैं और एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस घड़े को दबा देते हैं। उस पे मिट्टी डाल देते हैं और बाज उस पे कुछ जादुई शक्तियों से बंधन बना देता है। अब वो घड़ा जंगल की मिट्टी में दब चुका था और उसकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी। सब कुछ वापस से खत्म हो चुका था, धन दौलत चले जा चुके थे, लेकिन कालू और बिजली का ढाबा अभी भी था। देखा बिजली, ये हमने अपनी मेहनत से बनाया, इसलिए ये अभी भी हमारे पास है। और देखो, जितनी भी जादुई शक्तियों से बनी हुई चीजें थी सब खत्म हो चुकी हैं, इसलिए मेहनत पर यकीन रखना चाहिए, जादुई शक्तियों पर नहीं। अरे कालू बेटा, माफ कर दे मुझे। अरे क्या हो गया मौसी? अरे काले कलमुहे, मैंने बिजली से पूछकर सारी बातें टीकू को बता दी थी। अरे मौसी, मुझे पता है तुम घर घर की मौसी हो, लेकिन ऐसे काम मत किया करो जिससे लोग मुसीबत में फंसे। नहीं बेटा, अब नहीं करूँगी, माफ कर दे मुझे, एक प्लेट अंडा डोसा खिला दे। हाँ, क्यों नहीं, ये लो, सर्दियों का मौसम है, थोड़ी गर्मी आ जाएगी और शायद तेरे अंदर थोड़ी अकल भी। हंस ले, गलती तो मैंने की ही है। अब सब कुछ अच्छे से चल रहा था।